मेरे सामने यहाँ पर गुलाम सरवर साहब बैठे हुए हैं और इनसे इनका ये, हालांकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी हम अपने चैनल में आज एक ऐसी शख्सियत को आपको दिखाने जा रहे हैं जो हर टीवी चैनल पर दिखाई देती है। जनाब सरवर साहब आजकल के हालात को देखते हुए जब से एक सरकार खास आई है, किसी एक समुदाय को लेकर इन्होंने ऐसा टारगेट किया है कि उस समुदाय के पीछे पड़ी हुई है। मैं खुल के नहीं कहना चाहता, आप इस मुतालिक बताइए कि आखिर क्या वजह है जो ये लोग इस एक ही समुदाय को परेशान कर रहे हैं। देखिए, जो सवाल आपने किया है लगभग इसी तरह का सवाल इस वक्त सारे पत्रकार मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम चेहरों से या यूँ कहें मुस्लिम रहनुमाओं से करते आ रहे हैं और गलतियां जवाब देने में लगातार होती जा रही है। जब तक किसी बीमारी को हम समझेंगे नहीं तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। बीमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है और टारगेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर रही है। इस बात को पहले आम लोगों को समझना। आप जिस नज़रिए से भी देखें, जिस दृष्टिकोण से देखें, चाहे शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, थोड़ा सा अंतर मिलेगा, लेकिन बीमारी इससे बड़ी मिलेगी। अंतर ये मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, पॉलिटिकल हाशिए पर डालना चाहती है और एक वर्ग विशेष को ये संदेश देना चाहती है कि देखो अब्दुल का हमने नट टाइट कर दिया। लेकिन इसके विपरीत रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई की अगर बात करें तो पिछली सरकारों ने भी मुसलमानों के साथ, मैं खुलकर आपको बता रहा हूँ, आपने इशारे में सवाल किया, मैं खुलकर जवाब दे रहा हूँ। बुलडोजर बाबा भी इसके मैं बुलडोज़र पर भी आ जाऊँगा। पिछली सरकारों ने मुसलमानों के साथ बड़ी चालाकी से, बड़ी ही चालाकी से मुसलमानों को ऐसे ठिकाने लगाया कि सरकार जाने से पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देकर चली गई कि बेटा तुमने हमको 70 साल वोट दिया, हमने तुमको ऐसी चीज़ दे दी कि अब ज़िंदगी भर तुम भीख मांगो, यानी कि कटोरा। कांग्रेस की सरकार अगर इंसाफ की होती, कांग्रेस की सरकार अगर मुसलमानों को वाजिब हक देने में कामयाब होती, कांग्रेस की सरकार अगर मुसलमानों के लिए, यानी आम भारतीयों की तरह मुसलमानों को भी, अलग से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आम भारतीयों की तरह अगर मुसलमानों को भी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोज़गार का क्षेत्र हो, सब में अगर बराबर का अवसर दे देती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। अब आप देखें सांप्रदायिकता की बात, आप बुलडोज़र की बात कर लें, मैं बड़ी अहम चीज़ है और मैं समझता हूँ मुसलमानों को विशेषकर और हमारे दूसरे भाइयों को भी सुनना चाहिए इसको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितने कॉमनल राइट्स हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार में मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, कानपुर, मऊ, बिहार चले जाएं तो नालंदा, सीतामढ़ी और भागलपुर जो सबसे बड़ा दंगा, फिर आप क्या कहते हैं झारखंड आज के तारीख में चले जाएं, जमशेदपुर बहुत बड़ा दंगा, महाराष्ट्र चले जाएं तो खुद बम्बई में बहुत बड़ा दंगा और भिवंडी में बहुत बड़ा दंगा, थाने में दंगा। कोई ऐसा शहर भारत का बता दें जहां कॉमनल राइट्स ना हुए हों और बड़े दंगे ना हुए हों। तो इसका मतलब कांग्रेस जो है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम करने में पूरी तरह से विफल रही। जी गुलाम साहब, एकदम उस टाइम पे अजान के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, वही बीमारी अब आई है। जैसे कांग्रेस ने मुसलमानों को कहा खुलेआम खाओ, खाओ का समझ गए मतलब, मैं खुलकर बता दूं, गोश्त की हज़ारों लाखों दुकानें खुल गई पूरे भारत में। आज भी बंगाल में वही रविश है, जबकि ये गैर कानूनी है। जब कानून बना हुआ है कि आप दुकान खोलें तो लाइसेंस लें, कांग्रेस ने कहा लाइसेंस क्या करोगे मुसलमान, अरे मेरी हुकूमत है, खाओ पियो मौज करो। और हमारे गैर मुस्लिम भाई चिढ़ते रहे, चूँकि हमने कानून को फॉलो नहीं किया। हमें शीशा लगाना था, हमें बोर्ड लगाने थे, हमें सारा सिस्टम फॉलो करना था। खुला आप देखते होंगे बाहर तबक लगा लगा के लटका के बेचते हैं। ये कांग्रेस ने हमारी मानसिकता बनाई और आज का नौजवान कहता है मुझे रोका जा रहा, रोका नहीं जा रहा, तुम्हें आज भी अवसर दिया जा रहा है कि लौटो, जो मुल्क का कानून है उसको फॉलो करो। अब आप आइए अजान और नमाज की बात कर रहे हैं, क्यों सड़कों पर नमाज पढ़ने का रिवाज आपने कायम किया? दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो नहीं है, ये अरब में तो नहीं है, अरब में तो नहीं है, गल्फ में तो नहीं है। जब आप आइडियल अरब को कब मानते हो मजहब के मामले में, नमाज हम पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुख करके, तो अरब के मुल्कों में क्या जुमा के दिन नमाज मस्जिद के बाहर सड़कों को रोक कर कभी हुई है?
मैं तो धन्यवाद देता हूं भारत के उन तमाम हिंदू भाइयों को जो आज भी खुद खड़े होकर कहते हैं कि आओ मैं खड़ा हूं, तुम नमाज पढ़ो, ठीक है। लेकिन हमने कभी उनके भावनाओं का ख्याल नहीं किया, और कांग्रेस जैसी दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने ख्याल करने का मौका भी नहीं दिया। अरे आप मस्जिद बनाइए, बड़ी बनाइए, ठीक है, जो तादाद है उसके हिसाब से बनाइए, 2 जमात कर लीजिए, 3 जमात कर लीजिए, बल्कि ये सुन्नत भी है और इस मुल्क के एतबार से, उस सिक्योरिटी के एतबार से अफजल भी है कि अगर 3 जमात होगी, 3 वक्त एक मस्जिद में होगा, तो बैक वक्त सारा मुसलमान मस्जिद में जमा नहीं होगा। भारत में बम धमाके मस्जिदों में हो चुके हैं, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है, शब बारात में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ है जिसमें साध्वी जेल में रही। तो इसका मतलब है कि मस्जिदों में भी ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में रोज़ हो रहा। इसका मतलब है कि बैक वक्त पूरे मोहल्ले को क्यों साफ करना चाहते हैं आप? मैं एक इशारे में कह रहा हूँ, 3 जमात होगी तो 3 हिस्से में लोग जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर कभी कोई बात हो गई, और सुन लीजिए, नबी की सुन्नत है एक रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से जाना। मतलब इशारा समझिए, क्यों एक रास्ते से आना, क्यों दूसरे रास्ते से जाना। ये आज से 1450 साल पहले हमारे आका ने इसलिए कहा था कि तब भी वो जानते थे कि क़यामत तक इस कौम के पीछे दूसरी कौम पड़ी रहेगी, इसलिए इसको सुरक्षा के कई मतलब मानक दिए जाएंगे। उसमें एक ये भी मानक है कि जिस रास्ते से आओ कहीं दुश्मन घात लगाकर बैठा न रहे, आते वक्त रास्ता बदल दो, यानी जाने का रास्ता कोई और, आने का रास्ता कोई और। तो आपने तो धड़ल्ले से इस देश में सोचा कि बस अब कुछ है ही नहीं, कानून है ही नहीं, और कांग्रेसियों ने और दूसरे सेकुलर पार्टियों ने आपका जहन वही बनाया। और हमारे मौलानाओं ने मुसलमानों के रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात नहीं की। मुसलमानों का भीड़ चलो, दीन ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, रामलीला मैदान चलो, गांधी मैदान चलो, और जमा करवाया और पार्टियों को दिखाया कि देखो ये मुसलमान मेरे इशारे पर आता है, मैं इसका ठेकेदार हूँ। तो आपको पता होगा असद मदनी साहब फ़िदाए मिल्लत, अल्लाह उनको जन्नत दे, राज्यसभा में गए। महमूद मदनी साहब अभी मौजूद हैं, अल्लाह उनको भी सही रास्ते पर लाए, वो भी राज्यसभा में गए। तो आलिम हैं, या तो सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी चोर एक रंग हो जाए, या तो आलिम बन जाइए या नेता बन जाइए। आपको किसी दल में जाकर बाज़ाब्ता पॉलिटिक्स करने से किसने रोका, किसने मना किया? तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये नहीं चलेगा ना आपका। आप मुसलमानों को बेच बेच के राज्यसभा में जाने से अच्छा है कि पूरी ज़मीन बेचकर राज्यसभा लोकसभा में जाइए, आप चुनाव लड़कर जाइए। ये असल चीज़ है। हम फिर भाजपा को बदनाम कर रहे हैं और अपनी पुरानी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। इसलिए भाजपा जो कर रही करने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर हम राह रास्त पर आ जाएंगे, मोदी जैसे 100 मोदी पैदा हो जाएंगे, हमारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम ही रास्ते से भटकेंगे तो मोदी से छोटे मोदी, उससे भी छोटे मोदी कोई आएंगे, और योगी के चेला भी कोई आएंगे, तो हमको तबाह बर्बाद कर देंगे। इसलिए कि जो कुछ होता है वो मिंजान मिल्ला होता है। अजान पर पाबंदी नहीं है, तलाक पर पाबंदी नहीं है, ये भी अफवाह फैलाया जा रहा। अजान के साउंड को कम किया गया, खुदा का शुक्र है कि पूजा के साउंड को भी साथ में कम करवाया गया। तमाम मस्जिदों के भी जो है वो उतारे गए हैं। और 3 तलाक बिल जब आया तो हल्ला किया गया कि मुसलमान तलाक पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी नहीं लगाई। तब भी मैंने कहा हमारे उलमा समझा नहीं पाते। 3 तलाक एक मजलिस में इस्लाम में सख्त मना है। हमारे नबी ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि रोए ज़मीन पर हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिससे मैं नाराज़ होता हूँ वो है तलाक। और तलाक में अगर 3 तलाक कोई दे दे तो ये और बड़ा जुर्म है। तो अगर मोदी जी ने पाबंदी लगा दी तो कौन सा बुरा क्या? 3 तलाक क्यों दीजिएगा एक मजलिस में? 1 तलाक दीजिएगा, फिर आप इद्दत का जो वक्त होता है 3 महीना 13 दिन, फिर दूसरा तलाक दीजिएगा अगर माहौल नहीं बना तो। इस्लाम ये कहता है। तो अच्छा हुआ कि 3 तलाक पर पाबंदी लग गए। हाँ, थोड़े बहुत उसमें कमी रही, वो हमारे उलमा इतना विरोध करने लगे। अरे बात कर लेते सरकार से, थोड़ी सी कमी है साहब, सुधार कर दीजिए। कमी ये थी कि 3 तलाक को भी सरकार ने 1 तलाक मानने से इनकार कर दिया। वो नहीं होना चाहिए और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। अगर तलाक 3 दे दिया तब भी 1 तो मानना ही पड़ेगा। साहब एक चीज़ और है, आजकल एक अग्निपथ जो युवाओं का वो चल रहा है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब बात मैं समझ गया। अग्निपथ मोदी जी ने मुसलमानों के लिए लाया है। जो लड़के मुसलमान पासपोर्ट ऑफिस और वीज़ा के चक्कर काट काट कर अरब जाते थे 3 साल के लिए, 3 साल या 4 साल से ज़्यादा की नौकरी के लिए अरब नहीं जाते थे, उन मुस्लिम नौजवानों से कहता हूँ तुम क्यों पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे हो? तुम मैदान में जाकर चक्कर काटो और फौज में चले जाओ। जो 3 साल अरब में रहोगे वो 3 साल भारत की सेवा में रहो। रिटायर हो गए 11,71,000 रुपया मिलेगा। अपना कारोबार करोगे। अरब से 3 साल में 11,71,000 रुपया लेकर कोई नहीं लौटा आज तक।
सुन लीजिए, ये मैं कह रहा हूँ, जो लोग अरब में रहते हैं वो सुनते होंगे, 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी है, प्लस रिटायर होते वक्त 11,71,000 रुपया है, और एक्स आर्मी का टैग लग जाएगा। तो अरब को सबक सिखाने के लिए, आपको पता होगा नुपुर शर्मा वाले मामले में अरब मुल्कों ने बड़ा हंगामा किया था। हाँ, तो मोदी जी नाराज़ हैं अरब मुल्कों से, और अरब वालों को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने ये नया स्कीम लाया मुसलमानों के लिए। मुसलमान समझ ही नहीं रहा, मुसलमान विरोध ना करे, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका विरोध करो तुम, और तुम उतर जाओ मैदान में, लग जाओ नौकरी के लाइन में। नौजवानों से क्या कहना समझाना चाहेंगे? मुस्लिम नौजवानों से हरकत पे उतरे हो? बिल्कुल, मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फालतू चीज़ों को पोस्ट करने से बेहतर है आप नबी की कोई अच्छी हदीस पोस्ट कर दीजिए, कोई इंसानियत के लिए बेहतर बात लिख दीजिए, और सरकार की स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आगे बढ़ जाइए। अब एक दो चीज़ और उठ रही हैं, एक तो ज्ञानवापी मस्जिद के उसके ऊपर उठा था, और दूसरे जो नुपुर शर्मा के ऊपर है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। देखिए, नुपुर शर्मा के मामले में सरकार ने जानबूझकर ये काम किया है एपीजमेंट के लिए, हिंदू एपीजमेंट, ताकि एक वर्ग को हम खुश कर सकें। लेकिन दोनों वर्ग से नाराज़ सरकार हो रही है, दोनों वर्ग का नाराज़गी झेल रही है, और वो अपने जाल में खुद फंस चुकी है सरकार। इसलिए इसमें कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और गिरफ्तारी भी होगी उसकी, 100% होगी। जी, अपने चाहने वालों को अपना नंबर और अपना इंट्रोडक्शन एक बार और दें। मेरा नाम हाफिज़ ग़ुलाम सरवर है, और आप जो लोग भी हमसे बराह रास्त कुछ जानना चाहेंगे, मेरा नंबर है 8700062129। मैं 24 घंटे लाइन पर रहता हूं, रात के 1 बजे भी फ़ोन करेंगे इंशाल्लाह उठाऊंगा। मेरा ऑफिस लक्ष्मी नगर F71 जो है मेरा कार्यालय है, कभी कार्यालय पे आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जो इस मामले में अपने टीम को किस तरह से आगे बढ़ा जाए, अपने विचार जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम उनसे इस मामले में सवाल करते हैं। स्वागत है आपका दिल्ली लक्ष्मी नगर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का एक संगठन जो काफ़ी साल से चल रहा है, जिग्नेश भाई कलावड़िया के नेतृत्व में, उसी की दिल्ली प्रदेश की इकाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सब लोग, और हम चाहते हैं कि दिल्ली में कोर टीम एक बहुत बढ़िया तरीके से, एक बहुत बढ़िया संघर्षपूर्ण पत्रकारों की एक टीम तैयार करी जाए, जो पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करें। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ आज जो लोग आएंगे उनको हम मीटिंग के बारे में बताएं थोड़ा। आज की मीटिंग में हम सदस्यता देना चाहेंगे, हमारे साथ उन लोगों को जोड़ना चाहेंगे जो हमारी विचारधारा की हैं, निष्पक्ष तौर से पत्रकारों के लिए आवाज़ बुलंद करने में हमारा सहयोग करेंगे। आगे हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम एजेंडा लेके चल रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा की लिए एक कानून तैयार किया जाए। हमने हर स्टेट्स के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इस संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत एक कार्यक्रम दे चुके हैं, कर चुके हैं, और कार्यकारिणी बहुत मजबूत हो गई हमारी नेशनल लेवल पे। आपसे संपर्क करने के लिए आपका जो नंबर वगैरह है, एड्रेस वगैरह है, ये बताएं आप। हाँ, मेरे से मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ इस संगठन का, जिग्नेश भाई कलावड़िया इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राकेश प्रियार जी जो है ना राष्ट्रीय महासचिव हैं, और भी बॉडी है यहाँ पे अभी जिसके माध्यम से मैं बैठा हूँ। आशा बहन है हमारी जो दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष बना रखी हैं हमने, और मेरा नंबर है 7048953379, जिस पे आप मेरे को कभी भी सूचना संपर्क कर सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए, संगठन से जुड़ने के लिए, और किसी प्रकार की मदद के लिए भी आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं। आपका आभारी हूँ, बुलाने के लिए धन्यवाद। आज मेरे सामने जेके जी हैं, और मैं भी जो रिपोर्टर बना रहा हूँ रिपोर्टर जेके हूँ, और मेरे सामने जुगल किशोर जी, हमारे जो क्षेत्र खजूरी है, भजनपुरा है, इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, और वो हर ऐसे आदमी की मदद करते हैं जो हर जगह से मायूस होकर आया हो, उसकी मदद करने के लिए जुगल किशोर से मैं बात करता हूँ किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, और जो आज की मीटिंग है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कोई भी दुखी इंसान हो, हम के उसके तन मन धन के साथ उसके साथ हैं। किसी गरीब आदमी को कोई दुखी करता है, वे हमें बताए, हम उसके साथ हैं। कोई भी बात हो हमें बताए, हम उसके साथ हैं, और सुख दुख में हर आदमी के साथ चलेंगे। व्हाट्सएप नंबर क्या है संपर्क के लिए? 9350299110। इस नंबर से आप कोई भी संपर्क कर सकता है। हाँ जी, परेशान आदमी। हाँ जी, कोई भी परेशान आदमी
हमें सूचना दे सकता है। और खजूरी चौक पे आपका ऑफिस है? ना रघुवरपुरे में, रघुवरपुरा गांधीनगर में, आपका ऑफिस है? रघुवरपुरा नंबर 2 गली नंबर 5 गांधीनगर दिल्ली 31। धन्यवाद जी। आप भी जो है क्या नाम, नंद किशोर जी हैं और हमारी इस संस्था से जो हमारी है आज की मीटिंग है उससे जुड़े हुए हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा जी। मेरा नाम नंद किशोर शर्मा। मैं बीरबल जी के साथ, जो राष्ट्रीय सचिव हैं बीरबल शर्मा जी, उनके साथ पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में पत्रकारों के जो हमने नया संगठन बना रहे हैं, उनके लिए ही आज की मीटिंग बीरबल शर्मा के साथ दिल्ली में हो रही है। धन्यवाद। अपना नंबर दे दें आप। मेरा नंबर 93 15 21 41 14। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब